टोटल 28 अटेंडेंस, इतना ही था पहले भी। मॉर्निंग में भी एक लेक्चर थी तुम लोगों की ना? सर अराउंड 35 था पहले। अच्छा, तो बाकी हाँ सर 30 के ऊपर था। मॉर्निंग में केमिस्ट्री लेक्चर था ना सर? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। जाने वाली है, एक लेक्चर बहुत हो गया, 2 घंटा से ज्यादा क्या पड़ेगा, ऐसा सोच रहा होगा। चलो एनीवे, तो हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे आज। सो कैलकुलस से पहले अभी तक जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे वो मैथ्स अलजेब्रा था जो आप स्कूल में पढ़ रहे थे। अलजेब्रा में क्या था कि 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस फंडामेंटली होते हैं जो आप लोग पढ़ते हो। कौन कौन सा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही पढ़ते थे। हाँ सर। यस सर। तो ये जो 4 ऑपरेशन है इसी पे पूरा अलजेब्रा बेस्ड है, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहते हैं। अभी तक क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स यही थी। और कैसे पता चलता था कि क्या करना है? तो ये 4 सिंबल होते थे, जिस सिंबल को देखकर तुम्हें लगता था कि 2 क्वांटिटी के बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ऐसा होता था। यस सर। So we call it as algebraic operators. अलजेब्रा के साथ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं, अलजेब्रा क्या करता था, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 नंबर के बीच करता था, 2 डिस्क्रीट वैल्यू के बीच, जैसे 2 + 3, 2 × 3, 2 - 3, इस तरह का। तो यहाँ 2 और 3 क्या थे? डिस्क्रीट नंबर थे। या इवन x + y का होल स्क्वायर या ऐसा कुछ, तो x + y 2 बार मल्टीप्लाई हुआ था, है ना? यस सर। x + y जो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ था उसमें x और y क्या थे? 2 वैल्यूज थे, है ना? x y तो सिंबल के फॉर्म में लिखे थे, बट ये सिंबल क्या था? 2 वैल्यूज ही तो थे, है ऐसा? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। अब कैलकुलस क्या करता है, तो जब तक ये डिस्क्रीट वैल्यू के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था तब तक तो अलजेब्रा ठीक था। तो जब तक ये डिस्क्रीट वैल्यू के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन करना था तब तक तो अलजेब्रा ठीक था। लेकिन अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन वेक्टर्स के साथ करना है तो फिर इस वेक्टर नहीं, सॉरी, अगर मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरिएबल्स के साथ करना है तो उस केस में क्या होगा कि ये आपका अलजेब्रा काम नहीं करेगा, नए मैथमेटिक्स की ऑल टुगेदर जरूरत होगी। उस मैथमेटिक्स को हम लोग कैलकुलस कहते हैं। अब कैलकुलस क्या है, जरूरत कब हुई, थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ। न्यूटन जब ग्रेविटेशन का काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या इवन फिजिकल ऑब्जेक्ट निकाल रहा था, when distance between object may keep on changing with respect to time, at that point of time he has to calculate gravitational forces for variable distance, or most of the cases he has to deal with the rate by which gravitational force is varying. So
अप टिल दैट टाइम कोई मैथमेटिक्स अवेलेबल नहीं था जो इस रेट ऑफ चेंज को मेजर कर सके। तो न्यूटन ने क्या किया, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैथमेटिक्स ही स्टार्ट कर दी जिसको कि हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, फर्स्ट थिंग, कैलकुलस डील्स विथ वेरिएबल्स, ठीक है, वेयर एज अलजेब्रा डील्स विथ डिस्क्रीट नंबर्स। ये थंब रूल समझो। आवाज आ रही है सबको? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अलजेब्रा और कैलकुलस में फर्क क्या है? अलजेब्रा डील्स विथ discrete numbers, whereas calculus deals with variables. वेरिएबल्स। कैलकुलस किसको डील करता है? Variable. वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डील करता है। तो algebra deals with discrete numbers. Whereas calculus deals with variable. कॉमन सेंस है? यस सर। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। सपोज मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, चलो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ लिख दिया। तो इसको हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा बोलेंगे। ये सब सिंबल तो तुम लोग को पता है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स y हाँ, इज सम Yes, फंक्शन sir. ऑफ x। यस सर। तो यहाँ पर Yes. x क्या है? x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नाम Yes. से ही समझ में आता होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि जो अपनी वैल्यू खुद ले सकता है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। जैसे इसी एग्जांपल में मैं x तो कुछ भी चूज कर सकता हूँ, 1 2 3 5 -1 -5 -10 कुछ भी, बट y कैन नॉट हैव ऑल वैल्यूज। जैसे y 0 कभी हो ही नहीं सकता इस एग्जांपल में। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो नेगेटिव है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा ना। चमक रहा है कुछ? सर एक Yes, बार sir. वापस रिपीट कीजिए ना, मैं समझा नहीं। मैंने कहा in this particular example y is a function of x, where x we call it as independent variable and y as dependent variable. As I said, with the name itself, dependent variable means its value depends upon value chosen by independent variable, whereas independent variable can choose its value independently in its domain. ये तो एक जनरल बात हो गई। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आओ तो x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 0 1 -1 -10 -20 कुछ भी, y कुछ तो मिलेगा, हाँ या ना? हाँ Yes, sir. हाँ सर। सर। So in this example x can take its value independently, यस। Yes. लेकिन y कोई भी वैल्यू नहीं चूज कर सकता। हर वैल्यू के लिए x मिले जरूरी नहीं है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में y 0 पुट कर दो, कोई x मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा, है ना?
हाँ समझ सर। रहे हो? यस Yes, सर। y sir. is डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलो मान लो ये एग्जांपल तो तुम्हारे लिए थोड़ा सोचने में टाइम लग गया, तो दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज मैं लिख दूं केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x तो कुछ भी हो सकता है, हाँ सर। बट y कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। तो नहीं। y वैल्यू ऑफ y डिपेंड करेगा कि आपने x क्या चूज किया है, बट x कैन टेक इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंटली। समझ आया? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अब ये जो f है ये फंक्शन है, फंक्शन मतलब रिलेशन। x और y के बीच क्या रिलेशन है उसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में f लिख देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं No, सर। sir. No, sir. लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ मत। अब जैसा मैंने कहा कि y कैन टेक वैल्यू, y कैन नॉट टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली वेयर एज x कैन टेक वैल्यू इंडिपेंडेंटली, और x और y के बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। दिस फंक्शन कैन बी एनीथिंग, अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है। जितने भी फंक्शन सिंबल आज तक तुमने देखे होंगे सब हो सकता है। अब जैसे अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक वैसे ही कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है? हाँ Yes, सर। sir. सो कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। कोई डाउट? नहीं सर। अब जैसे डिफरेंशिएट करना है किसी चीज को या इंटीग्रेट करना है, वो कैसे पता चलेगा? तो जैसे किसी चीज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, वो उसका सिंबल देख के पता करते हो, जिसका मैंने नाम बोला था अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, है ना? वैसे ही डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ऐसा लिखा हुआ है। तो ये सिंबल देख के हम समझ जाएंगे कि मुझे डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? Yes, sir. कभी कभी जस्ट सिंबल समझा रहा है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हो सकता है वाई डी एक्स, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे क्या, वो तो धीरे धीरे सीखेंगे, बट सिंबल देख के पहचान लोगे कि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, Yes, sir. sir. नहीं सर। नहीं। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? हाँ सर। Yes. यस सर। Yes, sir. लिख लिया सबने? आगे बढ़ू? हाँ सर। पक्का सबका हो गया? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ओके, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। अभी अगले 4-5 लेक्चर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। देखो इधर, सब लोग ध्यान से देखो। सपोज इस एक्सिस पर y है और इस एक्सिस पर x है। ये dy बाई dx का मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। सो x इज इक्वल टू x पर वैल्यू y है। अब x के वैल्यू को चेंज करेंगे तो y का वैल्यू भी चेंज करेगा, हाँ सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो सपोज x को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा, मैं डायग्राम में हो सकता है आपको बड़ा दिखे क्योंकि आपको समझाना मेरा पर्पस है, बट x में थोड़ा सा चेंज किया, सो x गेट चेंज्ड बाय डेल्टा x, then y will also get changed by delta y by something, at least इस समथिंग को डेल्टा y कह देते हैं। ठीक है? हाँ सर। तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो होगा, तो ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो होगा वो रेट ऑफ चेंज होगा। ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि x में डेल्टा x के चेंज होने से y में डेल्टा y क्या चेंज होता है, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन y। ऐसा बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलेंगे इसको। हाँ सर। और इस रेट ऑफ चेंज की वैल्यू कितनी होगी, तो इस ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा के बराबर होगा। हाँ सर। अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनो। अब ये x के हर पोजीशन पर रेट ऑफ चेंज भी अलग अलग होगा। हाँ सर। हर जगह x के चेंज करने का रेट सेम हो जरूरी नहीं है ना? हाँ सर। जैसे x इज इक्वल टू 1 पर y के चेंज होने का जो रेट है 1.2 पर ही ये रेट कुछ और होगा।
So हाँ, sir. even this rate of change may keep on changing. So ये rate of change for small change के लिए, मतलब ये जो रेशियो है डेल्टा y by डेल्टा x, if delta x is very small, तो डेल्टा x जब बहुत छोटा है तब ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है इसी को हम लोग dy बाई dx कहते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो इसको हम लोग मैथ के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कहते हैं। अब ऑल्दो इसका आपको यूज नहीं होगा, जरूरत नहीं है, ये सब अलग बात है, लेकिन बताना फर्ज है इसलिए बता दिया। हो सकता है आपको कुछ फॉर्मूला दूंगा उसी से काम चल जाएगा, बट एक्चुअल में डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। अब जो मैं बता रहा हूं जरा इसको ध्यान से सुनो सब लोग 5 मिनट। जिंदगी में पहली बार कैलकुलस पढ़ रहे हो, है ऐसा? Yes, लाइफ sir. में हाँ, सर। पहली बार जब Yes, sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, लाइफ में पहली बार, उस दिन को याद करो। उस समय अगर तुम ये जिद करके बैठ जाते कि नहीं बताओ ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है, तो शायद कभी नहीं सीख पाते, है ऐसा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे जो टेबल बचपन में रखते थे, उसी समय अगर हम ये जिद करके बैठ जाते कि नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, तो शायद नहीं सीख पाते। सीखने का तरीका होता है कि वो सीख लिए और आज आप रियलाइज कर रहे हो कि वो बेसिक अलजेब्रा नहीं आएगा तो लाइफ कुछ नहीं है ना? लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट कहीं ना कहीं रूट लर्निंग और क्रैमिंग से ही हुआ था। फिर धीरे धीरे आपको समझ आने लगा कि हाँ ये तो हमारे लाइफ का इनएविटेबल पार्ट है, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। ठीक वैसे ही कैलकुलस में अभी आप एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पर हो, अभी से ये जिद लेके बैठ जाओगे कि नहीं मुझे बताओ ये क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ है, तो नहीं सीख पाओगे। ऐसा क्यों कैसे ज्यादा करोगे तो नहीं सीख पाओगे। लेकिन हाँ ये भी फैक्ट है कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद खुद रियलाइज होगा अच्छा इसका ये यूज है, अच्छा इसका ये यूज है। और पढ़ाते वक्त इस तरह के सिंबल ये सब डेफिनेशन मिलेंगे। इसका मैथ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बट ये फंडामेंटल सिंबल्स है। जैसे आज तक अलजेब्रा पढ़ते आ रहे थे, लेकिन शायद कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साइन को हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। नहीं मालूम था, है ना? हाँ सर, नहीं मालूम था। ठीक वैसे ही ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, हो सकता है इसको देख के तुम डर जाओ कि dy बाई डी एक्स, सर ने लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स, जीरो भी नहीं लिखा, टेंडिंग टू जीरो लिख दिया डेल्टा, तो ये देखने में थोड़ा डरने वाला लगता है, बट इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग जब फॉर्मूला पर स्विच करेंगे तो इन सब की जरूरत भी नहीं होगी, और 2-3 लेक्चर के बाद जाके रियलाइजेशन होगा अच्छा सर ने डेफिनेशन ऐसा लिखा था, इसका ये मीनिंग है। सर क्लियर है? ये सब लिखना है? हाँ हाँ लिखना है, क्यों नहीं लिखना है। ठीक है, अभी रुको मैं लिखने को दूंगा टाइम। यहां तक हो गया। अब देखो अगर ध्यान से देखोगे तो dy बाई डी एक्स के 2 मीनिंग आपको दिखाई दिए। तो dy बाई डी एक्स का 2 मीनिंग दिखाई दिया। पहला मीनिंग कि dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट rate of change in y with respect to x, rate of change in y with respect to x। ठीक है? और दूसरा मीनिंग अगर इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखोगे तो डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा है तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको रेड कलर का दिख रहा है ये इस डायग्राम पर टेंजेंट होगा।
ये जो रेड कलर का लाइन है ये y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ का टेंजेंट होगा। हाँ सर। यस सर। tan थीटा है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy बाई dx का है कि dy बाई dx इज ज्योमेट्रिकली equivalent to slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx। ये बात समझ आई dy बाई dx का मीनिंग। Yes, sir. तो इसको कॉपी करो और साथ में एक बात सुनो, जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज तुम अपने घर से निकले और अपने स्कूल पहुंच गए विच इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर हाउस इन 1 आवर। So if anybody will ask you what is your speed, then you will definitely tell it's 5 kilometer per hour, isn't it? यस बोलोगे? सर। बट जरा ध्यान से सोचो कि जब तुम घर से निकले और जब तुम स्कूल पहुंचे, इस बीच में क्या तुम हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहे थे? नहीं। नहीं। जहां ट्रैफिक था वेरिएबल वहां थी स्पीड। हाँ, जहां ट्रैफिक था वहां रुके भी, जहां ट्रैफिक नहीं था वहां फास्ट भी चले। तो जाने अनजाने में ये जो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हो, ये एक एवरेज वैल्यू है। ये पूरे 1 आवर के टाइम इंटरवल का एवरेज वैल्यू है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes. हाँ सर। तो यस यही सर। टाइम इंटरवल को अगर हम छोटे करते जाएंगे डिनोमिनेटर को, तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी, है ना? कि घर से निकलने के 2 मिनट बाद तुम्हारी स्पीड कितनी थी, घर से निकलने के 5 मिनट बाद तुम्हारी स्पीड कितनी थी, या स्कूल पहुंचने से आधा घंटा पहले तुम्हारा स्पीड कितना था। तो ये सब अगर जब निकालना पड़े तो मुझे कैलकुलस की जरूरत पड़े। वही अगर मैं सिंपल स्पीड पूछूं, एवरेज स्पीड, तो ठीक है, वो अलजेब्रा सफिशिएंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड होगा। आया समझ में थोड़ा बहुत? हाँ सर। हाँ, sir. Average rate of change and instantaneous rate of change are two different things. Whenever I write delta y by delta x, it means it is the average rate of change. But whenever I write dy by dx, it means instantaneous rate of change. Am I clear? Yes, sir. यस सर। चलो तो कॉपी कर लो, फिर धीरे धीरे सीखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सर ये बस हम्म। ये सेकंड पॉइंट का वापस एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? क्या? ये ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट वाला। इस डायग्राम में tan थीटा का वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर है, हाँ या ना? यस यस। When delta x is very small tending to 0, in that case this red color line will become tangent on the graph y equal to fx, and Yes, sir. that tangent will have slope tan theta, हाँ। which is nothing but dy by dx. ओके ओके। It means dy by dx geometrically represents slope of tangent drawn on the curve y equal to fx. अच्छा ओके ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू। कॉपी कर लो।
आया कुछ? लिख लिया सबने? हाँ सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. हाँ सर। ये तो फंडामेंटल हुआ, अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सब लोग ध्यान से देखो। पहला फॉर्मूला कॉमन सेंस वाला फॉर्मूला है, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। हाँ सर। क्योंकि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज तो जीरो होगा ना। बोलो बेटा। Yes, sir. तो dy by dx ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। दैट इज, अगर कहीं तुम्हें दिखाई दे dy by dx ऑफ 5, सिंपल जीरो आंसर बोलेंगे। अगर कहीं दिखाई दे dy by dx ऑफ कुछ भी बोल दो पाई, तो आंसर विल बी जीरो। कुछ भी डी बाई, कहीं आपको दिखाई दे ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/100, ये भी जीरो होगा। सो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कॉमन सेंस है। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. मन करे तो इस कॉमन सेंस को फॉर्मूला बोल दो, और क्या बोलूंगा। ठीक है। ध्यान से देखना सर। सपोज मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे सिंपल। और मुझे डिफरेंशिएशन का अभी तक मान लो कोई फॉर्मूला नहीं पता है, मैं फॉर्मूला दे दूंगा जिससे कि एक लाइन में आंसर बोल दोगे। अभी फंडामेंटल सिखा रहा हूं। फंडामेंटल के हिसाब से मेरे लिए डिफरेंशिएशन मतलब ये, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर यू आर म्यूट। हाँ सर, आवाज नहीं आया। सर नहीं आ रहा आवाज आपका। अभी भी नहीं। हाँ सर यू आर म्यूट। सर आप म्यूट हो। हाँ कुछ आवाज आ रही है अभी? जी सर अभी आ हाँ हाँ सर। अभी यस। हाँ, आज वो क्या है कि मेरे जियो में कुछ प्रॉब्लम है, सो जियो फाइबर डिजिटल मैं मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये वाला लाइन समझ में आया?
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, वाई में कितना चेंज हुआ, तो एक्स पर तो एक्स स्क्वायर था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर होगा, हाँ या ना। हाँ सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे लिख दूंगा, बोलो। Yes, sir. तो ये 2x दिख रहा है, इसका आंसर 2x दिख रहा है, Yes. बोलो भाई। यस सर। एक और एग्जांपल देखो, इसी एग्जांपल में अगर ऐसा रहता dy बाई डी एक्स ऑफ लेट से 3x स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखते लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा लिखते। Yes, sir. यस सर। तो ये हो जाता लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 3 इंटू, पेशेंटली सुनो एक बार, क्योंकि मैं लास्ट में एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दूंगा, बट वो फॉर्मूला समझ में आए इसके लिए इतनी कहानी सुना रहा हूँ। अरे यहाँ पर भी एक डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा ना, तो ये बच जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तब ये 2x होगा, सो माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो ये फिर मेरा हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, एक बार ध्यान से देख लोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसा होगा। तो ये 3x स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो डेल्टा एक्स ये सब जाने के बाद बचेगा 6x प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। तो ये हो गया 6x, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो Yes, sir. ये दोनों एग्जांपल जस्ट मैंने आपके सामने रखा। अब यहाँ से समझ आ रहा है, यही x रेज टू 10 होता 20 होता तो और लंबा जाता है ना। यस सर। तो इन सब से बचने के लिए अब मैं आपको डिफरेंशिएशन का पहला मतलब दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। फॉर्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n is always equal to n into x raised to n minus 1। एकदम पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है। n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला से एक ही बार में 2x लिख सकते हो, जो उतना कहानी करके लिखा। यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो रूट एक्स है, तो इसको मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2।
तो फॉर्मूला से n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। हाँ सर। समझ आ रहा है सबको? हाँ सर। सर एक बार फिर से बता देना। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मतलब लिखते वक्त खुद समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं होगा तो बता दूंगा सत्रह। तो ये 10 इंटू एक्स रेज टू 9 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो ये हुआ एक फॉर्मूला। एक और देता हूं, आज के लिए 3 ही फॉर्मूला, बाकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कभी भी कोई कांस्टेंट हो एंड दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लिखते हैं। जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन दिया था मैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², तो इसमें 3 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स। देखो उसमें भी आंसर 6x आया था फंडामेंटल मेथड से, हाँ सर। है ना। तो मैं फिर कह रहा हूं आपको ये लिमिट वाला काम नहीं करना है, वो तो मैं इसलिए करके दिखाया कि ये सारे फंडामेंटल जो फॉर्मूला हैं ये सब उसी को फॉलो करते हैं, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। समझ आया? Yes, sir. यस सर। अब क्या कीजिए, जस्ट एक एक स्टेप समझ के लिखिए, और लिखते वक्त अगर नहीं समझ, लिखने के बाद भी नहीं समझ में आए तो जो नहीं समझ में आए वो पूछ लो। तो थोड़ा छोटा हो गया तो पहले आधा यहाँ तक लिखा। पहले इतना कॉपी कर लीजिए।
So can you swipe up? हो गया? Yes, sir. नीचे स्लाइड करूं? Yes. इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़ूं? जी सर। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, का? sir. एक और छोटा सा कॉमन सेंस देखिए। फोर्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ, कभी ऐसा मिले सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस और माइनस सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा कुछ मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट कर देना। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज had it been d by dx of, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मान लो ऐसा कुछ है, तो मैं इसको लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ऐसा लिखूंगा। Yes. यस सर। टू कांस्टेंट है तो बाहर, टू बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3, 3 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू एक्स
प्लस 5 इंटू 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, तो 1 ही होगा ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 5। ये फोर्थ रूल समझ आया? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। सर ये आंसर में 4x प्लस 5 AU क्या लिखा है सर? हाँ, वो AU क्या है? बोल रहा हूँ एक सेकंड सर, ये AU। आंसर में 4x प्लस 5 AU। वो ANS है आंसर। अरे आंसर है ANS लिखा हुआ। ओके सॉरी। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अभी जितना बताया ठीक उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कीजिए। फाइंड dy by dx if question A y is equal to 4x square minus 3x plus 2. Question B y is equal to x square minus 2 root x. Question C कुछ भी जो मन में कर दीजिए। y is equal to x raised to 10 plus 1 by x. Question D y is equal to third root of x minus 1 by x square. एक और देता हूँ। Question E y is equal to x raised to 5 by 4 minus 2 by x plus 3 upon x cube. ये 5 क्वेश्चन कोशिश कीजिए जल्दी। अभी जो सिखाया ठीक उसी पे बेस्ड है। सबको दिख रहा है?
हाँ सर। प्रोसेस कीजिए।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। सब लोगों का हो गया या जो लोग पहले से कहीं से पढ़ के आए हो उसका हो गया? बाकी सब लोगों ने भी कर लिया? बोलो बेटा। कुछ तो बताओ, कहाँ तक किया, ए बी सी कहाँ तक पहुंचा? सर हो गया। सारे हो गए? हाँ सर। वेरी गुड। कौन बताया? किसका सारा हो गया? सर मेरा हो सर गया। शुभ का हुआ। और बुद्धि। शुभ पहले तुम किसी बैच में थे? हाँ सर। हाँ, तो तेरा काउंट नहीं करूंगा। दूसरा सर, कौन? मेरा तो थी? हाँ सर मैं। तू भी पहले किसी बैच में थी बेटा? नहीं सर, नहीं सर। नो। वेरी गुड। तो सर, और मेरा कोई? बाकी जनता बोलिए। सर मेरा हो गया। वेरी गुड। चलो फर्स्ट वाला देखो, जिसका नहीं हुआ। dy बाई डी एक्स मैं क्या लिखूंगा? 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ऐसा लिखूंगा? यस Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4 × 2x माइनस 3 + 0। तो फर्स्ट का 8x। बाकी बच्चे बोलो। ए पार्ट समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। No, sir. सबसे पूछ रहा हूं मैं, जिसको भी सर थोड़ा सा -3 भी। कहाँ गया सर? हाँ, हाँ सर हाँ -3। सर -3। तो ये है ना बेटा -3। 8x वो आंसर -3 में है। आंसर में। तो यहाँ पर हो तो लिखने में, हाँ -3। हाँ ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। और बोलो। सबको समझ आया? नहीं बोलोगे तो मुझे यही लगेगा। हाँ सर, सेकेंड समझ में पार्ट। आया। ठीक है। सेकेंड का आंसर बताओ कोई। सर सेकंड का आंसर है 2x प्लस एक्स रेज टू -3/2। और किसी का? और किसी को कुछ आया? एक्स स्क्वायर को 2x लिखेंगे इंटू 2। एक्स रेज टू 1/2 को 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 -1। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स रेज टू -12। होगा ऐसा? यस सर। ये तो सर। ये हो जाएगा 2x माइनस 1/√x। हाँ सर। कोई डाउट किसी को सेकंड में? नहीं सर। आया था सेम आंसर? हाँ सर। वेरी गुड। सेकंड सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो थर्ड देखते हैं। dy बाई डी एक्स को मैं लिखूंगा
d by dx of x raised to 10 प्लस d by dx of 1 by x का मतलब x raised to -1 होगा ऐसा। Yes, sir. तो 10 into x raised to 9 -1 into x raised to -1 होगा। Yes. तो 10 into x raised to 9 -1 upon x square, ये थर्ड का आंसर होगा। होगा ऐसा। सर इसके आगे हम लोग सिंपलीफाई नहीं कर सकते, सिंपलीफाई और उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते? क्या सिंप्लीफाई करके क्या सॉल्व करना चाहता है? नहीं मतलब अभी जैसे फर्स्ट वेरिएबल अभी 9 को भी पावर 9 को भी उसके आगे वैसा, ऐसे 90x √8 और उसके अरे आगे। नहीं नहीं, वो तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब होगा। अच्छा अब कोई तुझसे 2 स्क्वायर पूछे तो 2 into 2 4 करके छोड़ देगा कि कहेगा और 2 करता हूँ, फिर और 2 करता हूँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। अच्छा, मतलब एक ही बार करना है ऐसा, हाँ, एक ही ज्यादा बार डिफरेंशिएट कॉम्प्लिकेट नहीं। करना है। ओके ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ूं? Yes, sir. फोर्थ वन, dy by dx इज इक्वल टू क्या है, d by dx ऑफ थर्ड रूट ऑफ x मतलब x रेज टू 1/3 माइनस d by dx ऑफ 1 by x स्क्वायर है, दैट इज x रेज टू -2। यही हुआ। हाँ सर। तो 1/3 को मैं लिखूंगा ऐसे, 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 -1 माइनस -2 इंटू एक्स रेज टू -2 -1, है ना। so x रेज टू -2/3 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू -3, ऐसा होगा। Yes. so 1/3 x to the power 2/3 प्लस 2 अपॉन x क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। Yes, sir. आया समझ में? लिख लीजिए जल्दी। लिख लिया सबने? आगे बढ़ो। Yes. लास्ट वाला क्या था, x to the power 5/4 ऐसा। इसमें लिखूंगा मैं dy by dx इज इक्वल टू d by dx of x raised to 5/4 minus 2 d by dx of x raised to -1 plus 3 d by dx of x raised to -3, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये तो हो जाएगा 5/4 x रेज टू 5/4 -1 1/4, ये हो जाएगा -2 और -1 मिला के +2 इंटू एक्स रेज टू -2 होगा, Yes, sir. -9 x रेज टू -4। तो फाइनली आंसर विल बी 5/4 x रेज टू 1/4 प्लस 2/x स्क्वायर
-9/x4, ऐसा कुछ आंसर होगा? सर इसके पहले वाले स्टेप तक किया तो चलता है। हाँ हाँ चलता है। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, ये पांचों ABCDE में किसी को कुछ पूछना है? कोई स्टेप नहीं समझ आया ऐसा कुछ तो बोलिए। So, the last sum. लास्ट 5th वन, हाँ बोलो कौन सा, क्या दिक्कत है उसमें? Yes, sir. I'm facing in the second equation, like 5/4, x raised to 1/4. Like from there, I'm getting confused. What? 5/4 minus 1/4, x raised to n का फॉर्मूला क्या है? n into x raised to n minus 1, isn't it? So here n is 5/4. So 5/4 into x raised to 5/4 minus 1, that is 1/4. Up till now, any doubt? No, no, sir. Afterwards, -2 d by dx of x raised to -1. तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो गया, और x रेज टू -1 पहले से है, उसमें एक और -1 करोगे तो x रेज टू -2 हो जाएगा। बोलो। हाँ, फिर 3 है और x रेज टू -3 को डिफरेंशिएट करना है, तो x रेज टू -3 का -3 आ गया, तो -3 इंटू 3 -9, और x का पावर हो गया -3 -1, दैट इज -4, तो डिनोमिनेटर में आ गया तो +4 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. जस्ट ऐसे ही एक चीज देखते हैं कि थोड़ा सा समझ भी आए कि ऐसा क्यों, क्या कैसे। सपोज y इज इक्वल टू 2x है, अपने मन से कुछ ले रहे हैं, मैं जस्ट एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर y इज इक्वल टू 2x है और मान लो मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता है अभी, इधर मैं x ले लेता हूँ, इधर y, जस्ट एक टेबल बनाता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, और कुछ नहीं। x अगर 0 है तो y क्या होगा? 0। 0 0 x 1 है तो y क्या होगा? 2 x 2 है तो y क्या होगा? 4। x 3 है तो y क्या होगा? 6 अब देखो, मैंने x में जब 1 का चेंज किया तो y में कितने का चेंज हुआ? यहाँ पर 2 में यहाँ पर फिर मैंने 1 का चेंज किया तो y में कितने का चेंज हुआ? 2 यहाँ फिर मैंने 1 का चेंज किया तो यहाँ पर y में 2 का चेंज हुआ। एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें बिना डिफरेंशिएशन जाने हुए भी तुम कह सकते हो ना, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट है 2 के बराबर। हाँ, सर। हाँ सर। ऐसा कह सकते हो ना। अब डिफरेंशिएशन से dy बाई dx निकालोगे, देखो ये भी 2 ही आएगा ना इसका, है हाँ ना? सर। तो जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि dy बाई dx रेट ऑफ चेंज बताता है, इस बात से कन्विंस्ड रहो, क्योंकि ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसमें ऐसे भी आप बता सकते थे कि रेट ऑफ चेंज 2 है ना? Yes, sir. पक्का? आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और एप्लीकेशन बेस्ड समझो। जस्ट ऐसे ही आपके, मैंने कहा था ना
रोज थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा से आपको पता चलेगा कि इसका यूज कैसे है। तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट भी समझते चलेंगे, बाकी डिफरेंशिएशन तो अभी लगातार हम लोग पढ़ेंगे। एक और दे समझो, ऐसा एक क्वेश्चन है, मान लो if radius of a circle is increasing at a rate five centimeter per second, then find rate by which its area is increasing when radius is मान लो 2 सेंटीमीटर। ये कोई क्वेश्चन है। अब ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है बट वर्ड प्रॉब्लम में हो गया। वर्ड प्रॉब्लम में मतलब देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मुझे डी आर बाई डी टी ये पता है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। इसका यही मतलब हो गया ना, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ सर। Yes, sir. सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर चेंज करेगा तो ए भी चेंज करेगा ना, Yes, sir. और आर के अलग अलग वैल्यू पर ए के चेंज का रेट भी अलग अलग होगा। हाँ सर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलस से कर सकते हैं। जस्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलस से करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एरिया है तो मान लो अभी आप नहीं कर पाओगे, तो अब एरिया की जगह मैं पेरीमीटर कर देता हूं। ठीक है, अब कर लोगे एरिया, मतलब अगली क्लास में वो भी कर लोगे क्योंकि उसमें चेन रूल लगेगा। पेरीमीटर पूछा है अगर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है ऐसा। हाँ सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा लिख दूंगा डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट डी आर बाई डी टी लिख दूंगा, और डी आर बाई डी टी 5 मालूम है, तो 5 2 पाई इंटू 5 दैट इज 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. हाँ When सर। radius is 2 सेंटीमीटर का कोई मतलब जरूरत नहीं है यहाँ पर। कोई दिक्कत किसी को, जस्ट समझाने के लिए कि एप्लीकेशन इसका है। हम लोग यूं ही कैलकुलस नहीं पढ़ते हैं, इनफैक्ट ज्यादा एप्लीकेशन है। गोइंग फॉरवर्ड 11th क्लास में थोड़ा बहुत मैथ आपको, ट्रिग्नोमेट्री ये सब मिलेगा, बट 12th ऑनवर्ड या इंजीनियरिंग में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, कैलकुलस ही चलेगा सब। हर मैथ का अपना एक लिमिटेशन होता है। जैसे अरिथमेटिक पढ़ते थे आप स्कूल में, वो खत्म हो गया, उतना ही था। ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ते थे, खत्म हो गया, उतना ही था।
थोड़ा अलजेब्रा इसमें और चलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ लोगे 11th 12th में, उतना ही है, खत्म हो जाएगा। फिर आगे कैलकुलस ही आएगा। तो ये कैलकुलस बहुत बड़ा साइंस है, साइंस मतलब मैथमेटिक्स है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं जो अलजेब्रा और बाकी चीजों से नहीं होते हैं। एनीवे तो कॉपी कर लो, बाकी कहानी नहीं सुनाता हूँ, तो तुम लोग कहोगे सर कहानी सुनाते हैं। लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़े? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो। फाइंड dy by dx if y is equal to x into x plus root x। कोशिश कीजिए। So done. Sir, done. वेरी गुड।
सबका हो गया? बोलो, कोई है जिसका नहीं हुआ? चलो ऐसे मैं पूछता हूँ। कोई है जिसका नहीं आया? बोलते नहीं हो तुम लोग। सर मुझे नहीं आया। y क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस एक्स इंटू रूट एक्स मिलाकर एक्स रेज टू 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? यस सर। So dy by dx will be d by dx of x square plus d by dx of x raised to 3/2, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 - 1 प्लस 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 - 1, तो ये 2x हो जाएगा। और Yes. ये 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 3/2 रूट एक्स, ऐसा कुछ होगा। यस सर। Yes. आया समझ में सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है जो आज सिखाया हो उसमें? सर बस ये रूट एक्स को अपने पावर 3/2 कैसा है? अरे यही पार्ट में डाउट है मुझे। अरे ये x ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, अच्छा हाँ। x और x मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया। x और रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ओके एक्स 3/2 ओके ठीक है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। सर ये प्रोडक्ट रूल और जो कोई? होता? प्रोडक्ट रूल मैंने सिखाया है अभी नहीं ना? नहीं सर। तो जब सिखाऊंगा तो इसको प्रोडक्ट रूल से भी करके बताऊंगा। अभी जितना सिखाया उतना ही बताओ, ठीक है? चलो, क्लास आज के लिए इतना ही। इस क्लास का क्लास नोट अभी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। इस क्लास का वीडियो बाय द एंड ऑफ द डे मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, और आज का होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है? हाँ Okay, सर। sir. Thank you, sir. ओके सर थैंक यू। बाय बाय। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir.